नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों की अवैध घुसपैठ पर संयुक्त राष्ट्र सहित अमेरिका ने की तनाव कम करने की अपील। अमेरिका ने भारत का जताया समर्थन, कहा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी हरकतों पर रख रहा है नजर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएन महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का किया अनावरण। डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष से की मुलाकात। भारत के G20 अध्यक्षता, लक्ष्यों और बहुपक्षवाद में सुधार के महत्व पर की चर्चा। G20 की फाइनेंस ट्रैक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय कराधान व्यवस्था, पारदर्शिता और वैश्विक स्वास्थ्य बढ़ाने पर हुई चर्चा। मुंबई में विकास कार्य समूह की शेरपा बैठक में सतत विकास लक्ष्यों पर सहयोग बढ़ाने पर जारी है चर्चा। इंग्लिश चैनल में प्रवासियों से भरे एक नाव के डूबने से 4 लोगों की मौत, 40 से अधिक लोगों को बचाया गया। ब्रिटेन के पीएम ने अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए 5 सूत्रीय रणनीति की घोषणा की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले, ट्रेन से रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। यूक्रेन ने 13 से अधिक ड्रोन को नष्ट करने का किया दावा। न्यूजीलैंड ने यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता की घोषणा की। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प के बाद कई विदेशी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अमेरिका ने भारत का पक्ष लेते हुए चीन को किसी भी प्रकार की उकसावे की कार्रवाई से बचने की बात कही है। अमेरिका ने भारत के संयम और कदम की सराहना की है। वहीं यूएन ने भी किसी भी प्रकार के विवाद को न बढ़ने की सलाह दोनों पक्षों को दी है। तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका ने कहा कि वह अपने सहयोगियों के साथ है। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी पेट राइटर ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने में भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। साथ ही कहा कि भारत चीन सीमा पर LAC की घटनाक्रमों पर वो नजर रखता है। उन्होंने बताया कि ऐसा देखा गया कि चीन LAC के साथ सैन्य बलों को इकट्ठा कर रहा है और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहा है। DoD continues to closely watch developments along the line of actual control at the India-China border. We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along the so-called LAC, and we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners, and we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय की ओर से भी एक बयान सामने आया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के मामले को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की गई है। यूएन चीफ के प्रवक्ता ने कहा कि हम दोनों देशों से डी-एस्केलेशन की अपील करते हैं। पहले भी चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिशें हुई हैं। हर बार भारत को दुनिया का साथ मिलता रहा है, जबकि चीन अपने पड़ोसियों के साथ उकसावे की नीति अपनाने और विस्तारवादी नीति पर काम करता रहता है। लेकिन नए भारत के सामने उसकी एक नहीं चलती। गलवान में भी चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। पीएम मोदी ने कई सार्वजनिक मौकों पर इस बात को कहा है कि शांति की पहली शर्त शक्ति होती है। भारत जितना शक्तिशाली बनेगा, पूरे इलाके में उतनी ही शांति रहेगी। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है।
इसी के साथ सीमावर्ती इलाकों में भारत ने इंफ्रा विकास पर जोर दिया है। चीन के साथ लगती सीमा चाहे लद्दाख में हो या उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश में, भारत ने सड़कों के जाल को बीते दिनों में मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। G20 में फाइनेंस ट्रैक एजेंडा की प्रस्तावित प्राथमिकताओं पर व्यापक समर्थन भारत को मिला है। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय कराधान, वैश्विक स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, हरित प्रौद्योगिकी और ईंधन की बढ़ती कीमतों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। भारत की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की बैठक में विशेषज्ञों ने माना कि भारत वैश्विक खाद्य, ऊर्जा संकट और जलवायु संबंधी मामलों के लिए महत्वपूर्ण समाधान पेश कर सकता है। बेंगलुरु में चल रही G20 की पहली फाइनेंस ट्रैक की बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और कराधान प्रणाली पर प्रमुखता से चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय कराधान, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन के मुख्य सत्र के अलावा अधिकारियों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार और हरित प्रौद्योगिकी के वित्त पोषण की आवश्यकता पर भी चर्चा की। बैठक में कुल लगभग 184 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें G20 के साथ साथ 13 आमंत्रित सदस्य और 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इंटरनेशनल टैक्सेशन पे बात हुई, मुख्य तौर पे जहां पर एक देश की कंपनी आईटी सेक्टर के दौर पर वो दूसरे देश में क्रॉस बॉर्डर जो है वहां पर वो सर्विसेज उपलब्ध कराती है, तो उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन, उसके लाभ के ऊपर टैक्सेशन किस तरह से लगे और किस तरह से बांटा जाए। साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा हुई और कि जो अभी महामारी अभी तक हमारे साथ थी और उसके हम अंतिम चरणों में हैं, कुछ देशों में अभी भी उसकी समस्याएं चल रही हैं, पेंडेमिक के कोविड के बारे में, तो आगे इस तरह की समस्या ना आए उसके लिए क्या तैयारी करनी है। बैठक में विश्व को प्रभावित करने वाले महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में आगे की प्राथमिकताओं पर भी सहमति बनी। सबसे ज्यादा समस्या है महंगाई की और इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में सब लोग बढ़ा रहे हैं, उसका क्या परिणाम पड़ रहा है। जो खाद्य पदार्थ हैं और साथ ही साथ ईंधन के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, इसका क्या परिणाम है आर्थिक व्यवस्थाओं पर, लोगों पर, इसके बारे में चर्चा करना। और इसी के साथ साथ किस तरह से एक नीतियों का परस्पर विभिन्न देशों की जो नीतियां हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेशन करके इसका प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, जो विपरीत प्रभाव है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई और इसकी प्राथमिकताओं पर एक सहमति बनी। ये भारत के लिए वित्तीय समावेशन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं की सफलता की गाथा को दुनिया के सामने पेश करने का बेहतरीन अवसर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, in terms of a fast retail payment system, a very efficient retail system, and the data architecture, which has worked well for us. Some other countries have also done so, and if we were to say that we adopted a biometric based Aadhaar, but also came out with an open source, which was curated in IIITB here in Bangalore, the MOSHIP, and several countries have adopted that. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट, जलवायु, वित्त और क्रिप्टो विनिमय के लिए कुछ समाधान पेश कर सकता है। भारत की अध्यक्षता में G20 के फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक अब समाप्त हो चुकी है। 2 दिनों की इस बैठक में जो प्रायोरिटीज रही हैं वो है दुनिया भर की महंगाई दर, दुनिया भर की ब्याज दर और जो ग्लोबल मंदी आ रही है उसके कुछ समाधान निकालना। स्पष्ट तौर पर एजेंडा तय हो चुका है अगले 1 साल का। 40 से ज्यादा मीटिंग होनी है। 4 मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो आधिकारिक तौर पर जो मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो चर्चा करेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि जो मल्टीलेटरल एजेंसीज का रिफॉर्म्स की बात भारत करता है उस पर कुछ ठोस समाधान निकल पाएगा। साथ ही साथ क्लाइमेट एक्शन पर चीजें जमीन पर आएंगी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। फिजी में संसद के 55 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुआ है। फिजियन इलेक्शन ऑफिस के अनुसार देश भर के चुनाव में 9 राजनीतिक दलों के 343 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सत्तारूढ़ फिजी फर्स्ट पार्टी और 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। इन चुनाव में प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिरामा और उनके प्रतिद्वंदी पूर्व सैन्य कमांडर सिउनी राबुका के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। फ्रैंक बैनिमारामा 2006 में इन्होंने एक रक्तहीन तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। मतदान के नतीजे रविवार तक घोषित हो सकते हैं।
दक्षिण प्रशांत क्षेत्र का एक छोटा सा द्वीप देश फिजी, जो अपने राजनीतिक चहल पहल के लिए जाना जाता है, जहां अक्सर चुनाव के बाद विपक्षी दल चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर नतीजे को खारिज करते रहे हैं। फिजी में बुधवार को संसद के 55 सदस्यों के चुनाव के लिए 855 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया। इस चुनावी समर में 9 राजनीतिक दलों के 343 उम्मीदवार मैदान में है। चुनाव में फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा भी फिर से सत्ता की आस लिए खड़े हैं, जिन्होंने 2006 में एक रक्तहीन तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया और फिर वर्ष 2014 में चुनाव जीतकर वैध तौर पर उन्होंने देश का नेतृत्व संभाल लिया। प्रधानमंत्री बैनिमारामा के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री सितिवनी राबुका कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, जिससे मुकाबला काफी रोचक हो गया है। राबुका की पीपुल्स अलायंस पार्टी ने फिजी की सबसे पुरानी राजनीतिक दल नेशनल फेडरेशन पार्टी के साथ गठबंधन किया है। मुझे लगता है कि अगर बैनिमारामा इस चुनाव में हार जाते हैं तो वे अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे। इस चुनाव में मैं हमारे पक्ष में वोटों की बाढ़ की उम्मीद कर रहा हूं, ताकि बैनिमारामा की हर कोशिश नाकाम हो जाए। दरअसल फिजी में सैन्य तख्ता पलट का अपना एक इतिहास रहा है। 1987 में 2 सैन्य तख्ता पलट के लिए जाने जाने वाले सितिवनी राबुका 1980 और 1981 में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के वरिष्ठ प्रबंधक थे, जिसके लिए उन्हें 1980 में लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। मई 1987 में सितिवनी राबुका ने 1987 के आम चुनाव के बाद जातीय फिजियन हितों को आगे बढ़ाने के लिए सैन्य तख्ता पलट कर सत्ता हासिल कर ली थी। वहीं फ्रैंक के नाम से जाने जाने वाले जोसिया वोरेक बैनिमारामा ने अपना करियर सेना से शुरू किया था। 68 वर्षीय बैनिमारामा ने 2006 में तख्ता पलटकर देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती। लोग वास्तव में इस बात से घबराए हुए हैं कि चीजें कैसे बदल रही हैं और बदलाव की संभावना के लिए उत्साहित भी हैं। मैं भी वोट करने के लिए उत्साहित हूँ। करीब 9 लाख की आबादी वाले द्वीपीय देश फिजी के 6,93,000 से अधिक मतदाता देश के पीएम को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं, जिसके नतीजे रविवार तक घोषित कर दिए जाएंगे। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more.
Indian Navy, an ocean of opportunities. थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। के बाद आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं यूरोपीय महाद्वीप की ओर। यूक्रेन की राजधानी कीव लगातार रूस के निशाने पर है। रूसी सैनिकों के निशाने पर इस बार ऊर्जा संयंत्र नहीं, बल्कि कीव का प्रशासनिक भवन रहा, जिस पर ड्रोन से निशाना साधा गया। रूसी हमले में 2 सरकारी इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। यूक्रेन ने देश के अन्य शहरों पर भी रूसी हमले की पुष्टि की है और रूस के अधिकतर ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। ड्रोन हमले में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूक्रेन के मुताबिक हमले के लिए रूसी सैनिकों ने ईरान निर्मित शाही ड्रोन का इस्तेमाल किया है। पिछले 8 हफ्ते से यूक्रेन की राजधानी कीव लगातार रूसी सैनिकों के निशाने पर है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरा जब रूस ने कीव पर मिसाइलों की बौछार न की हो। पिछले 2 दिन से पुतिन के सैनिक कीव पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम देते हुए रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी कर रहे हैं। रूसी सैनिकों के निशाने पर इस बार ऊर्जा संयंत्र नहीं, बल्कि कीव का प्रशासनिक भवन था, जिस पर ड्रोन से निशाना साधा गया। रूस के इस हमले में 2 सरकारी इमारतें ध्वस्त हो गईं। हालांकि यूक्रेन ने अधिकतर ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ड्रोन हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूक्रेन के मुताबिक हमले के लिए रूसी सैनिकों ने ईरान निर्मित शहीद ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने देश में अन्य शहरों पर रूसी सेना हमले की पुष्टि की है। सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। रूसी सैनिकों ने आज सुबह 13 शहीद ड्रोन लॉन्च किए। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर सभी 13 ड्रोन को यूक्रेनी वायु रक्षा द्वारा मार गिराया गया। मुझे अपने सैनिकों पर गर्व है। हम लोगों से सायरन की उपेक्षा नहीं करने की अपील करते हैं। उधर यूक्रेन के अहम सहयोगी देश न्यूजीलैंड की संसद को जेलेंस्की ने संबोधित किया। अपने संबोधन में यूक्रेन ने न्यूजीलैंड से देश के पुनर्निर्माण में मदद के लिए भावुक अपील की। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने मानवीय सहायता के लिए करीब $2 मिलियन की मदद की घोषणा की। अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। आप नष्ट प्रकृति का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, जैसे आप नष्ट जीवन को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते। यूक्रेन का युद्ध एक भूला हुआ युद्ध नहीं है। हमने ईरान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, क्योंकि ईरान ने रूस को ड्रोन की आपूर्ति की है। उनका देश यूक्रेन के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में करीब $2 मिलियन की सहायता की घोषणा करता है, जो रेड क्रॉस को अंतर्राष्ट्रीय समिति के माध्यम से भेजा जाएगा। ये राशि ब्लैकआउट से निपटने के लिए चिकित्सा आपूर्ति, बुनियादी उपकरण, बिजली ट्रांसफार्मर और जनरेटर जैसी जरूरतें और कमजोर परिवारों और स्वच्छता की चीजों पर खर्च किए जाएंगे। इस बीच युद्ध के मैदान से एक बड़ी खबर यूक्रेन की तरफ से आ रही है। रूसी हमले का करारा जवाब देने के लिए यूक्रेन की आधुनिक हथियार की एक और मांग पर अमेरिका तेजी से विचार कर रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका अब यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल की खेप भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसे इसी हफ्ते अमेरिका रक्षा विभाग से मंजूरी मिलने की संभावना है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने रूस के खिलाफ युद्ध में मदद करने और अधिक उन्नत हथियार प्रदान करने के लिए हाल ही में पश्चिमी नेताओं पर दबाव डाला था। पैट्रियट सतह से हवा में मार करने वाली एक उन्नत मिसाइल है। यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी देशों की मदद पर रूस ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कीव को अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल देते हैं तो रूसी हमलों के लिए ये एक वैध लक्ष्य होगा। रूस के देशभक्तों के लिए निश्चित रूप से ये एक वैध लक्ष्य होंगे। हालांकि मैं फिलहाल अपुष्ट मीडिया रिपोर्टों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। दरअसल यूक्रेन युद्ध और शांति दोनों मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ जंग के मैदान में डटकर रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहा है, तो दूसरी तरफ क्रिसमस से पहले सैनिकों की वापसी का अनुरोध भी कर रहा है। हालांकि रूस ने महीने के अंत तक यूक्रेन से सैनिकों की वापसी की अपील को खारिज कर दिया। यूक्रेन के शांति प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि जेलेंस्की को वास्तविकताओं में रूस के 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को नए रूप में शामिल करने की शर्तें थोप दी, जिसकी घोषणा सितंबर में की गई थी। फ्रांस से ब्रिटिश तट की तरफ जा रहे प्रवासियों से भरी एक छोटी नाव बुधवार तड़के इंग्लिश चैनल के ठंडे पानी में पलट गई और कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। राहत एवं बचाव कार्य चलाकर 40 से अधिक लोगों को बचाया भी गया। एक दिन पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों के लिए सख्त नीति की घोषणा की थी। करीब 50 लोगों से भरा प्रवासियों को लेकर जा रहा नाव इंग्लिश चैनल में दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 43 लोगों को बचा लिया गया। ब्रिटेन की आपातकालीन अधिकारियों द्वारा बचाव अभियान चलाकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ब्रिटेन की आंतरिक मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि सुनक प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य पर नजर रखे हुए है। इससे ठीक 1 साल पहले भी इंग्लिश चैनल में प्रवासियों से भरी एक नाव के डूबने से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी। नाव हादसा पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित देश के विपक्षी दलों ने दुख जताया। मुझे यकीन है कि पूरा सदन आज सुबह चैनल में एक छोटी नाव के पलट जाने और मानव जीवन की दुखद क्षति पर मेरे दुख को साझा करेगा। हमारी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ है और व्यापक बचाव अभियान में शामिल लोगों की हम सराहना करते हैं। हमारी प्रार्थना उन लोगों के लिए है जो कल रात चैनल में नाव हादसा का शिकार हुए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि उन मार्गों पर चलने वाले आपराधिक गिरोह हताश लोगों के जीवन को खतरे में डालते हैं और उनकी परेशानियों का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को न्याय के कठघरे में खड़ा करना चाहिए। दरअसल इंग्लिश चैनल में नाव डूबने की घटना महज 1 दिन बाद हुई, जब प्रधानमंत्री सुनक ने देश में अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए कानून को और सख्त करने की घोषणा की। अवैध प्रवासन पर रोक लगाने के लिए सुनक सरकार ने नई 5 चरण वाली रणनीति की घोषणा की, जिसके तहत सरकार अगले वर्ष के अंत तक ब्रिटेन में शरण के लिए आए आवेदनों के बैकलॉग को खत्म कर देगी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली छोटी नावों की निगरानी के लिए एक नई यूनिट में सैकड़ों अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती होगी। अल्बानियाई लोगों की ओर से किए जा रहे शरण मांगने वाले लोगों के दावों को देखने के लिए एक अलग इकाई का गठन किया जाएगा। सुनक सरकार की नई योजनाओं में शरण चाहने वाले 10,000 लोगों के लिए आवास भी बनाना शामिल है, जो होटलों की तुलना में कम खर्चीले हों। अगले साल की शुरुआत में नया कानून पेश करेंगे। यदि आप अवैध रूप से यूके में प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। आपकी जगह या तो जेल में होगी या फिर आपको आपके अपने देश में वापस लौटा दिया जाएगा या किसी सुरक्षित देश में लौटा दिया जाएगा जहाँ आपके शरण के दावे पर विचार किया जा सके। लंबे समय से ब्रिटेन में इंग्लिश चैनल के रास्ते छोटी नावों के माध्यम से अवैध तरीके से प्रवासियों के दाखिल होने की घटना सामने आती रही है, जिसकी वजह से कई बार लोग दुर्घटना के शिकार भी हुए हैं। ब्रिटेन में अवैध तरीके से आने वाले प्रवासियों पर सख्ती के लिए सरकार पर कड़ा कानून बनाने का दबाव था, ताकि तस्करों के व्यापार मॉडल को तोड़ा जा सके। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 वर्षों में 205 प्रवासियों की इंग्लिश चैनल पार करते समय या तो दुर्घटना के शिकार हो गए या फिर उनका कुछ पता ही नहीं चला। विचार की स्वतंत्रता के लिए 2022 का सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को दिया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्रपति, निर्वाचित नेताओं और नागरिक समाज द्वारा किया जा रहा है। पुरस्कार यूक्रेन के लोगों की बहादुरी को सम्मानित करता है, जो रूसी हमले से प्रभावित हुई। दरअसल युद्ध के मैदान पर स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून के शासन और यूरोपीय मूल्यों की रक्षा में यूक्रेन के लोगों की भूमिका के लिए पुरस्कृत किया गया है। सखारोव पुरस्कार के तहत
50,000 यूरो की राशि दी जाती है। ये दूसरी बार है जब यूरोपीय संघ के सांसदों ने रूस के विरोधियों को पुरस्कृत किया है। पिछले साल सखारोव पुरस्कार जेल में कैद रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी को प्रदान किया गया था। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। अमृत काल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिका दौरे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। महात्मा गांधी की प्रतिमा को मुख्यालय परिसर के प्रतिष्ठित उत्तरी लॉन में स्थापित किया गया है। गांधी जी की एक किसी भी वैश्विक संस्था में स्थापित पहली मूर्ति है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी से मुलाकात की और भारत के G20 अध्यक्षता के लक्ष्यों और बहुपक्षवाद में सुधार के महत्व पर चर्चा की। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। अमृत का